दोस्तों, दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के बीच भारत और ग्रीस का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक होता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं IMEC की। ये वही प्रोजेक्ट है जो भारत को यूरोप से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है और इसमें मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन का बड़ा रोल है। इस पूरे रूट में ग्रीस सबसे महत्वपूर्ण जगह बनकर उभर रहा है क्योंकि यहाँ के दो बड़े पोर्ट पिरायस और थेसालोनिकी अब नए व्यापारिक रूट्स के केंद्र बनते जा रहे हैं। ये पोर्ट पहले भी महत्वपूर्ण थे, लेकिन IMEC के बाद इनकी वैल्यू कई गुना बढ़ गई है। भारत और ग्रीस के बीच व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। 2022-23 में दोनों देशों का व्यापार मात्र $1.9 बिलियन के आसपास था और अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये बढ़कर $8 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी आने वाले समय में ये रिश्ता और मजबूत होने वाला है। भारत भी अपनी तरफ से पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमी, ग्रीन पोर्ट्स और मरीन एजुकेशन में भारी निवेश कर रहा है। दूसरी तरफ ग्रीस पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग नेशन है जो लगभग 20% ग्लोबल शिपिंग टनेज कंट्रोल करती है। ग्रीस के बिजनेस लीडर डेने ने भी साफ कहा है कि ग्रीक पोर्ट्स इस नए दौर का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि पिरायस पहले से ही एक इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब बन चुका है और थेसालोनिकी पोर्ट ने पिछले साल लगभग 16.78 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया था। इसके साथ ही 5,20,000 TEU कंटेनर भी मूव हुए। उनका कहना है कि ये पोर्ट अब नई पीढ़ी की मरीन गतिविधियों को सपोर्ट कर रहे हैं और ग्रीस की पोजीशन IMEC पर और मजबूत कर रहे हैं। डेने हाल ही में मुंबई गई थी जहां इंडिया मैरीटाइम वीक का आयोजन हुआ था। ये इवेंट बहुत बड़ा था जिसमें 85 देशों के 500 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। लगभग $120 बिलियन के निवेश और प्रोजेक्ट इस इवेंट में दिखाए गए। यहाँ शिपिंग कंपनियां, सरकारें, पोर्ट ऑपरेटर, टेक्नोलॉजी कंपनियां और ट्रेनिंग संस्थान सब एक साथ आए। ये दिखाता है कि दक्षिण एशिया, खासकर भारत की मैरीटाइम इकोनॉमी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस इवेंट में IMEC को लेकर भी काफी चर्चा हुई। एक रिसर्च के अनुसार ग्रीस का पिरायस पोर्ट IMEC रूट्स को बहुत मजबूती देता है और इसे रणनीतिक निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है। ये रूट आने वाले समय में एशिया से यूरोप तक का सबसे तेज और भरोसेमंद रूट हो सकता है। डेने ने मुंबई में एक और महत्वपूर्ण इवेंट में हिस्सा लिया, मैरीटाइम CEO कॉन्फ्रेंस। ये एक ऐसा मंच है जहां दुनिया भर की महिलाएं शिपिंग इंडस्ट्री में लीडरशिप पर बात करती हैं। इस इवेंट में 50 से ज्यादा देशों के लोग आए थे और 2000 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे। डेने एकमात्र ग्रीक स्पीकर थी और उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व, युवा सशक्तिकरण और शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। उनका एक बयान बहुत ही शानदार था, मेंटोरिंग हमारे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी तय किया गया, यस फोरम और मैरीटाइम CEO के बीच एक बड़ा समझौता पोसाइडोनिया 2026 में साइन होगा। इसका मकसद महिलाओं को शिपिंग सेक्टर में और ज्यादा मौके देना, मेंटोरिंग, ट्रेनिंग और नॉलेज एक्सचेंज के जरिए। डेने ने भारत के सबसे पुराने मरीन ट्रेनिंग संस्थान TS रहमान का भी दौरा किया। यह संस्था 116 साल पुरानी है और 23 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ कैडेट्स को असली जहाजों जैसे माहौल में ट्रेनिंग दी जाती है। वर्कशॉप्स, ब्रिज सिमुलेटर और हाथों से काम करने वाले प्रोग्राम्स के जरिए। उन्हें यहाँ एक और चीज बहुत खास लगी, वुमेन इन रेटिंग स्कीम। ये 2023 में शुरू हुई और अभी तक 84 लड़कियां इससे जुड़ चुकी है, जिनकी पढ़ाई के लिए मैरेस्क, BW, सेनर्जी और एंग्लो ईस्टर्न जैसी बड़ी कंपनियां स्कॉलरशिप दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इन छात्रों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह सच में अपना भविष्य खुद बना रही है। अंत में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, दुनिया भर में पोर्ट्स और शिपिंग टर्मिनल्स में जब भी नई टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो शुरुआत से ही डिजिटलाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी और जेंडर इक्वलिटी को हिस्सा बनाना चाहिए। यही असली भविष्य है। भारत और ग्रीस की ये साझेदारी सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, ये शिक्षा, टेक्नोलॉजी, महिला सशक्तिकरण और ग्रीन एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों को जोड़ती है। आने वाले समय में IMEC की वजह से भारत की पोजीशन दुनिया में और मजबूत होने वाली है और इस प्रोजेक्ट की वजह से भारत और ग्रीस पहले से काफी ज्यादा करीब आए हैं। ग्रीस के दोनों बंदरगाह भारत को काफी ज्यादा अब सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ईरान इन दिनों एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। वह क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहता है, खासकर भारत और ब्रिक्स देशों के साथ।
ताकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों से बाहर निकल सके। ईरान के कई बड़े अफसर और बिजनेसमैन खुले तौर पर कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी अब उनके लिए एक जरूरत बन चुकी है। दरअसल ईरान पर 1979 से ही अमेरिका की तरफ से लगातार अलग अलग तरह की पाबंदियां लग रही है। 2025 में यह दबाव और बढ़ गया जब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने स्नैपबैक मैकेनिज्म शुरू करके ईरान पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए। आरोप है कि ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाया और परमाणु एजेंसी को पूरी पहुंच नहीं दी। इन पाबंदियों की वजह से ईरान को सबसे बड़ा झटका स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर होने का लगा। मतलब वह सामान्य बैंकिंग नेटवर्क से अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नहीं कर सकता। इस कमी को पूरा करने के लिए ईरान अब क्रिप्टो करेंसी को एक बड़े विकल्प की तरह देख रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने कहा कि क्रिप्टो नई तरह का तरीका है व्यापार करने का और यह स्वतंत्र देशों को अपनी आर्थिक व्यवस्था खुद तय करने की ताकत देता है। उनकी नजर में डिजिटल करेंसी वो रास्ता है जिससे ईरान पाबंदियों से बाहर निकलकर दुनिया के साथ बिजनेस जारी रख सकता है। उनके मुताबिक ईरान चाहता है कि आने वाले समय में वह ब्लॉकचेन और डिजिटल ट्रेड का क्षेत्र और वैश्विक हब बने। गालिबाफ का कहना है कि ईरान उन देशों के साथ सीधे डिजिटल करेंसी में व्यापार करना चाहता है जो अमेरिका के दबाव में नहीं आते। वह कहते हैं कि इसके लिए तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम तैयार किया जा रहे हैं और ईरान संसद इस दिशा में शोधकर्ताओं, कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उनका कहना है कि ईरान डिजिटल करेंसी सेक्टर में जितना संभव हो सके उतना निवेश आकर्षित करना चाहते हैं। इस पूरी रणनीति के पीछे एक और बड़ा विचार है दुनिया में डॉलर के प्रभाव को कम करना। डी ब्लॉक समिट के चेयरमैन पुरिया ने कहा कि क्रिप्टो दुनिया का पहला ऐसा तकनीक हथियार है जो डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर की पकड़ कम करने में मदद कर सकता है। उनका कहना है कि ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और अपनी संपत्ति में डॉलर की हिस्सेदारी घटाना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका इस बदलाव से परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर छोड़कर कोई नई करेंसी बनाने की कोशिश करेंगे तो वह उन पर भारी टैक्स लगा देंगे। यहाँ भारत की पोजीशन भी साफ है। भारत ने 2025 में कहा कि डी डॉलराइजेशन भारत का एजेंडा नहीं है, यानी भारत फिलहाल डॉलर के खिलाफ इस राजनीतिक खेल में कूदने के मूड में नहीं है। लेकिन अगर ईरान डिजिटल करेंसी के जरिए भारत के साथ व्यापार करना चाहे तो भारत उसका हिस्सा बनेगा या नहीं, ये अभी भविष्य की बात है। अब ईरान के अंदरूनी हालात देखें तो तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। एक तरफ सरकार डिजिटल करेंसी को व्यापार का भविष्य बता रही है, दूसरी तरफ देश का प्राइवेट सेक्टर कहता है कि ईरान के नियम इतने अस्पष्ट और सख्त हैं कि क्रिप्टो बिजनेस ठीक से चल ही नहीं सकता। ईरान की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेक्स के सीईओ एहसान ने कहा है कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के लिए पारदर्शी और आधुनिक नियम ही नहीं है। उनका कहना है कि जब आप दुनिया से कटे हुए हैं तो आपको नई फाइनेंस तकनीक को अपनाना चाहिए, लेकिन रेगुलेटर अभी तक इस तकनीक को समझने में धीमा है। ईरान में इस समय क्रिप्टो मार्केट को सिर्फ सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। बैंक ने रियाल को क्रिप्टो में बदलने वाली कई सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया है। क्रिप्टो माइनिंग को मंजूरी है, लेकिन उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे माइनिंग को कितनी बिजली मिले, किस दर पर मिले और क्या ये गतिविधि घरेलू बिजली वाले रेट पर चल सकती है या नहीं। संसद की आर्थिक सहमति भी इस पर बहस कर रही है। दूसरी तरफ ईरान की IT ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख अली हकीम कहते हैं कि डिजिटल ट्रेड और क्रिप्टो पर भरोसा तभी बढ़ेगा जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इसके लिए ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उनका मानना है कि पुराने कागज वाले कॉन्ट्रैक्ट अक्सर सुरक्षित नहीं होते थे, लेकिन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सबके लिए साफ और पारदर्शी होते हैं। कुल मिलाकर ईरान एक दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसे पाबंदियों से बचने के लिए नए रास्ते चाहिए और क्रिप्टो उसके लिए एक आकर्षक विकल्प है। दूसरी तरफ उसके अपने नियम इतने अनिश्चित और उलझे हुए हैं कि डिजिटल करेंसी को पूरी तरह अपनाना आसान नहीं है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईरान सच में क्रिप्टो के जरिए दुनिया के ट्रेड सिस्टम में अपनी जगह बना पाता है या नहीं। बहरहाल दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमारी डेली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।